Hello student, a very good morning. So ready? Let's start our new lecture and new topic. Okay, let's start. कॉपी पेन निकालो और नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो. इसके पहले हमने क्या देखा था बच्चों? इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? रुदरफोर्ड साहब के बारे में पढ़ा था. अब उनके पोस्टुलेट तो वहीं पे ख़त्म हो गए थे और उनका ड्रॉबैक भी हमने देखा था कि वो क्या नहीं समझा पाए थे, वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए. इसीलिए फिर इसको कंटिन्यू किसने किया? इसको कंटिन्यू किया बोर साहब ने. तो बेसिकली आज हमको क्या पढ़ना है बच्चों? बेसिकली आज हमको पढ़ना है बोर्स एटॉमिक मॉडल. बेसिकली आज हमको क्या पढ़ना है बच्चों? बोर्स एटॉमिक मॉडल. बहुत अच्छा आपको आज इंटरेस्ट आने वाला है एकदम. तो अच्छे से आप इसको नोट डाउन करिए और बिल्कुल मन लगा के बैठ जाइए. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल. अब देखो बच्चों कि बोर्स का क्या कहना था? बोर्स साहब ये कह रहे थे कि जो रुदरफोर्ड साहब ने कहा कि हाँ एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और विच इज़ वेरी मैसिव, मतलब बहुत छोटा है. तो बोर साहब ने कहा कि रुदरफोर्ड ने ये जो कहा ये राइट है. मतलब बोर साहब ने अपने जो पोस्टुलेट दिए उसमें उन्होंने पहली चीज बताई कि एस न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द एटम. मतलब उनका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था जो रुदरफोर्ड ने कहा था कि इन एटम न्यूक्लियस is present which is very massive, which is very massive. मतलब उनका जो कहना था कि yes nucleus is present in the atom and which is very massive. ये बात सही है. बट जो इलेक्ट्रॉन की बात हमको रुदरफोर्ड साहब ने कही थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व होता है, रिवॉल्व होते होते वो न्यूक्लियस में आके गिर जाता है. तो बोर साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इससे एटम की स्टेबिलिटी हम नहीं बता सकते. इसलिए बोर साहब ने जो सेकंड पोस्टुलेट दिया बच्चों, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स नॉट रिवॉल्विंग and not get down in the nucleus. मतलब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व तो करते हैं बट उनका एक पर्टिकुलर पाथ होता है बच्चों. मतलब वो रोटेट होते होते न्यूक्लियस में आके नहीं गिरता. इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो रुदरफोर्ड साहब की ये जो थ्योरी थी ये गलत हो गई. तो बोर्स ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व तो करता है बट एक सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व करता है. वो कैसा रिवॉल्व करता है बच्चों? एक सर्कुलर पाथ में. अब आपको एक चीज़ पता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपनी सराउंड की चीज़ों को देख के ही उसका यूज़ अपने एक्सपेरिमेंट में करते हैं. तो बोर साहब की अगर हम एक छोटी सी बात कहें, क्योंकि मेरा ये मोटो है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझना ही चाहिए. ओके, तो अब बोर साहब के दिमाग में ये थ्योरी कहाँ से आई थी? रुदर साहब के दिमाग में कहाँ से आया था? जब उन्होंने प्लैनेट को देखा था कि सन के अराउंड किस तरीके से घूमते रहते हैं, तो उसी को उन्होंने अप्लाई किया था कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अराउंड में घूमता रहता है. अब बोर साहब के दिमाग में ये जो आया ये कैसे आया? तो उन्होंने हाइड्रोजन लैम्प, जो लैम्प आप देखते हो रोड पे जो लैम्प्स रहते हैं सोडियम के बड़े बड़े जो हमको रोशनी देते हैं, जब हम घूमते हैं तो कितना अच्छा हमको फील होता है. तो बोर साहब जो थे जिन्होंने हाइड्रोजन लैम्प के बारे में स्टडी की थी, जिन्होंने हाइड्रोजन लैम्प के बारे में हमको बताया था, तब उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था. वो एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चों कि उन्होंने हाइड्रोजन का एक लैम्प लिया था. उन्होंने हाइड्रोजन का एक लैम्प लिया था, H2 लैम्प. ठीक है, और उसको उन्होंने किस पे छोड़ा था? प्रिज्म पे छोड़ा था.
उसको उन्होंने किसके ऊपर छोड़ा था? प्रिज्म के ऊपर में, ठीक है। अब उन्होंने ये जो हाइड्रोजन लैम्प का रेडिएशन है, ये जब उन्होंने प्रिज्म के ऊपर छोड़ा तब उनको इस तरीके का कुछ दिखाई दिया कि यहाँ पे एक लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे एक लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे उनको कुछ ब्लू कलर की लाइट दिखी, यहाँ पे उनको कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस दिखे और यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशंस उनको दिखे। ये एक्सपेरिमेंट, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रही हूँ कि उनके दिमाग में ये कहाँ से आया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक हाइड्रोजन लैंप लिया, उसको प्रिज्म के ऊपर उसके रेडिएशंस गिराए, तो उनको एक लाइन स्पेक्ट्रम यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे उनको एक ब्लू लाइट दिखी, यहाँ पे इंफ्रारेड रेज दिखे और यहाँ पे यूवी रेज दिखे। अब बच्चों जब ये उनको दिखा तो उनको जो है एक स्पेसिफिक वैल्यू मिली। जैसे कि हम कभी भी रेंज में बात करते हैं कि हाँ जो वेवलेंथ होती है वो इस रेंज में होती है। मतलब विजिबल लाइट की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि 4000 से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में विजिबल लाइट होता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज में पूरा विजिबल लाइट है। लेकिन उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया बच्चों तो उनको क्या दिखा, उनको ये दिखा कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू उनको मिल रही थी। मतलब जो इंफ्रारेड रेस थे, देखो मैं एक्सपेरिमेंट की बात कर रही हूँ तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, हम एक्सपेरिमेंट को सिर्फ समझ रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे ही अपने मन से वैल्यूज लेके आपको बता रही हूँ कि उनके दिमाग में ये ख्याल आया कहाँ से। तो उनने देखा कि ये जो इंफ्रारेड रेज है ये उनको 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में 8000 एंगस्ट्रॉम पे ही दिख रही है। मतलब ये एक वैल्यू उनको दिख रही है। ब्लू जो दिख रही है वो 5500 एंगस्ट्रॉम पे दिख रही है और अल्ट्रावायलेट जो है वो उनको 3000 एंगस्ट्रॉम के ऊपर दिख रही है। अब बच्चों आप अगर ये वैल्यू को देख रहे हो तो ये वैल्यू कैसी है, ये वैल्यू स्पेसिफिक है, ये वैल्यू स्पेसिफिक है। मतलब एक चीज होती है स्पेसिफिक, एक चीज होती है नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मीन्स हम रेंज बताते हैं। जैसे कि मैंने अगर बताया कि मेरा वेट एग्जैक्टली 70 kg है तो दैट इज स्पेसिफिक। मैंने बोला यार मैंने तो गिना नहीं, लगभग होगा 70 to 80 के बीच में, दैट इज नॉन स्पेसिफिक। तो जब उन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया तब उनके मन में ख्याल आया कि यार यहाँ पे तो हर एक चीज स्पेसिफिक दिख रही है। दैट मीन्स फिर इलेक्ट्रॉन ने क्या किसी का बिगाड़ा है? अगर ये हर चीज स्पेसिफिक है तो फिर एटम के अंदर हर चीज स्पेसिफिक है ना। न्यूक्लियस तो बता दिया था रुदरफोर्ड साहब ने कि एटम के अंदर बहुत मैसिव न्यूक्लियस है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है, जिसपे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन 0 चार्ज है। मतलब बच्चों स्पेसिफिक बताया गया, बात को समझो, मतलब स्पेसिफिक बताया गया कि हाँ। फिर बच्चों उन्होंने ये क्यों कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते होते न्यूक्लियस में गिर जाता है? भाई इलेक्ट्रॉन ने किसी का क्या बिगाड़ा है? इलेक्ट्रॉन की कोई दुश्मनी है कि किसी के साथ? फिर जब एटम के अंदर हर चीज स्पेसिफिक हो सकती है तो फिर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं स्पेसिफिक हो सकता? तब उनके मन में बत्ती जली। आपको तो पता है कि साइंटिस्ट लोग तो ऐसे ही अपने दिमाग की बत्ती जलाते हैं। तब बोर साहब ने सोचा कि हाँ यार, जब एटम के अंदर हर चीज स्पेसिफिक है तो फिर भाई इलेक्ट्रॉन ने क्या बिगाड़ा? इलेक्ट्रॉन भी तो स्पेसिफिक हो सकता है। तब बोर साहब ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पेसिफिक पार्ट से घूमता है। तो देखो बच्चों उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि एटम कंटेन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस in nucleus it contain प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। फिर जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने कहा
इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रिवॉल्व रैंडमली। उन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रिवॉल्व रैंडमली, इट रिवॉल्व in a circular path, circular path, circular path को उन्होंने ऑर्बिट नाम दिया, शेल नाम दिया। It revolves circular path in a specific radius, in a specific radius with, हर एक चीज को उन्होंने स्पेसिफिक नाम दिया। इट शेल इन स्पेसिफिक रेडियस विथ स्पेसिफिक एनर्जी एंड स्पेसिफिक वेलोसिटी, स्पेसिफिक वेलोसिटी। देखो बच्चों, उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर चीज को स्पेसिफिक बताया कि यस रुदरफोर्ड साहब, यू आर करेक्ट, यस एटम कंटेन अ न्यूक्लियस, बट इलेक्ट्रॉन ने क्या बिगाड़ा भाई? इलेक्ट्रॉन को भी तो एक स्पेसिफिक जगह मिलनी चाहिए। तो बोर साहब ने ये वाला एक्सपेरिमेंट देख के कहा कि यस, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रिवॉल्व रैंडमली, इट रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ, जिसको ऑर्बिट भी कहते हैं, शेल भी कहते हैं, इन स्पेसिफिक रेडियस विथ स्पेसिफिक एनर्जी एंड स्पेसिफिक वेलोसिटी। यहां देखो बच्चों, इसको और अच्छे से समझते हैं कि मानो यहां पे हमारा न्यूक्लियस है, ओके, यहां पे हमारा न्यूक्लियस है और यहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों, ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन से एक स्पेसिफिक रेडियस पे है, ओके, गॉट इट। और इसका एक कुछ तो भी मास है और ये न्यूक्लियस के अराउंड भी वेलोसिटी के साथ सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है। अब आपको समझ में आ गया? अब आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे आर डिस्टेंस पे है, जिसका कुछ तो मास है और v वेलोसिटी के साथ वो सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड में घूम रहा है। तो ये जो था इनका थर्ड पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में स्पेसिफिक पाथ में घूमता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से वो स्पेसिफिक पाथ को बनाता है। अब डायग्राम देखते हैं। यहाँ देखो कि यहाँ पे है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। अब मैंने कहा कि r डिस्टेंस है, ठीक है, r डिस्टेंस पे घूम रहा है, दैट इज r1 डिस्टेंस बोल देते हैं हम, ठीक है। फिर और कुछ होगा, सेकेंड अगर उसको घूमना है तो दैट इज r2 हो जाएगा, है ना। राउंड अच्छे से नहीं बन पा रहा है मेरा, ठीक है बच्चों, आप लोग थोड़ा सा इसको अंडरस्टूड कर लीजिए। देन अगर उसका रेडियस फिर से चेंज हो गया, r3 हो गया, तो वो इस तरीके से रोटेट करेगा। और अगर r4 हो गया, रेडियस फिर से बढ़ गया, तो वो इस तरीके से रोटेट करेगा, दैट इज r4। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स अगर r1 रेडियस से घूम रहा है, r1 रेडियस से अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है बच्चों, तो वो इसी वाले सर्कुलर पाथ में घूमेगा, इसी वाले ऑर्बिट में घूमेगा। अब जैसे मैंने इसको डिस्टेंस r1 कहा, तो दैट इज शेल नंबर 1, मतलब मैं इसको n इज इक्वल्स टू 1 लिख देती हूँ। ये हमारा क्या हो गया, शेल नंबर 1, दैट इज r2 डिस्टेंस, शेल नंबर 2, r3 डिस्टेंस, शेल नंबर 3, r4 डिस्टेंस, शेल नंबर
4, मतलब ये उसके नंबर्स है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल और ये फोर्थ शेल। आप 9th में इसको पढ़ चुके हो। इसको जो फर्स्ट शेल है इसको कहा जाता है KLMN, ये आप 9th में पढ़ चुके हो। तो बच्चों यहाँ से आपको समझ में आ रहा कि इलेक्ट्रॉन्स R1 डिस्टेंस पे है तो वो इसी ऑर्बिट में घूमेगा न्यूक्लियस के अराउंड। अगर R2 डिस्टेंस पे है तो इसी ऑर्बिट पे घूमेगा अराउंड। R3p है तो इसी ऑर्बिट में घूमेगा, थर्ड ही ऑर्बिट में घूमेगा और कहीं नहीं जाएगा। R4 पे है तो इसी ऑर्बिट में घूमेगा और कहीं नहीं जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे और एक समझने वाली बात है कि मैंने स्पेसिफिक रेडियस तो बोल दिया, अब स्पेसिफिक एनर्जी और स्पेसिफिक वेलोसिटी की हम बात करते हैं। अब बच्चों यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये वाले ऑर्बिट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो उनका कहना, बोर का कहना ये भी था कि वो हर एक इलेक्ट्रॉन एक ही स्पेसिफिक एनर्जी के साथ घूमेगा, एक ही स्पेसिफिक उसकी एनर्जी रहेगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स मानो 10 जूल एनर्जी के साथ घूम रहा है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी रहेगी, जो वेलोसिटी रहेगी, वो सेम ही रहेगी। तो आपको थर्ड पोस्टुलेट समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रिवॉल्व रैंडमली, इट रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ इन अ स्पेसिफिक रेडियस विथ स्पेसिफिक वेलोसिटी एंड स्पेसिफिक एनर्जी। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई थर्ड वाला पोस्टुलेट की। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, उसने किसी का नहीं बिगाड़ा, लेकिन वो घूमते घूमते न्यूक्लियस में नहीं जाता, वो अपने ऑर्बिट में ही घूमते रहता है। वो क्या करता है बच्चों? अपने ऑर्बिट में ही वो घूमते रहता है। अब बच्चों यहाँ पे एक सेकंड बात हम देख रहे हैं कि अब आपने देखा कि जो अपने घर का बल्ब होता है, ठीक है, डायग्राम के बाद हम आते हैं अपने घर के बल्ब के पास। अब बच्चों आपने देखा कि आप बल्ब को, लाइट को अगर आपको ऑन करना है तो आप बटन दबाते हो, लाइट चालू होता है, बटन बंद करते हो तो लाइट बंद हो जाता है। ओके, वैसे ही आप जब स्ट्रीट पे घूमने जाते हो तो सोडियम लैंप आपने देखे हैं, जो येलो लाइट होते हैं, जो हमको आजकल अच्छे नहीं लगते हैं, हमको तो एलईडी की आदत हो गई है भाई, है ना। तो जो वो लैंप होते हैं वो भी आप देखते हैं कि एक पर्टिकुलर उनका टाइम होता है, तब वो जलते हैं, फिर वो बंद कर देते हैं तो वो बंद हो जाते हैं। मतलब ये किसके ऊपर चल रहा है? अब दिमाग में आप क्या आ रहा होगा कि करंट, जब उनको करंट मिलता है तब वो स्टार्ट होते हैं, जब करंट बंद हो जाता है तो लाइट भी बंद हो जाते हैं। अब बच्चों लाइट में क्या होते हैं? लाइट में गैस होती है, पूरी लाइट में गैस होती है, मतलब एटम आ गया, एटम आ गया ना, गैस है उसके अंदर मतलब एटम है, एटम आ गया मतलब न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस आ गया मतलब उसके रिवॉल्व में, उसका सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। मतलब वो गैस वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसको मिल रही है? जब हम लाइट ऑन कर रहे हैं तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रॉन को मिल रही है, तभी तो लाइट ऑन हो रहा है। मतलब हम जब बटन ऑन कर रहे हैं तो कुछ तो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास जा रही है। अब आ गई बात बच्चों एनर्जी की। अब कैसी बात आ गई है बच्चों? एनर्जी की। तो अब हमको इनका 4th नंबर का पोस्टुलेट पढ़ना है, जिसको मैंने नाम दिया एनर्जी। अब कैसी वाली एनर्जी है ये देखते हैं। अब जैसे कि बच्चों हम इसी वाले डायग्राम में समझते हैं कि इसी में समझा दूँ ना, डायग्राम तो अच्छी ही दिख रही है, समझ में आ रहा है आपको। तो जैसे कि मानो ये E1 एनर्जी है, ये E2 एनर्जी है, ये E3 एनर्जी है और ये E4 एनर्जी है। ओके,
अब जैसे कि मैंने बल्ब ऑन किया और बल्ब रूपी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल गई, तो इलेक्ट्रॉन को भाई एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड। अब मैं हूँ, मुझे पैसा मिला, सैलरी मिली तो मैं एक्साइट हो जाऊंगी, मतलब मैं उछलने कूदने लगूंगी। तो उसी तरीके से जो E1 वाला इलेक्ट्रॉन था, E1 वाला इलेक्ट्रॉन मतलब जो फर्स्ट शेल में था, जो फर्स्ट ऑर्बिट में था, जो फर्स्ट पाथ में था, कुछ भी बोलो, पाथ बोलो, ऑर्बिट बोलो, शेल बोलो, तो हम ऑर्बिट की बात करते हैं। तो जैसे E1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट वाला, अब भाई इसको एनर्जी मिली, ये एक्साइटेड हो गया, तो ये शिफ्ट हो गया यहाँ से लेके यहाँ पे, मतलब वो E1 से E4 बन गया। वो क्या हो गया? वो एक्साइटेड हो गया। मतलब इसको मैं क्या नाम दूंगी? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या नाम दूंगी? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको समझो, उसको इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिसिटी मिली, अब वो एक्साइटेड होके अपनी जगह उसने छोड़ के वो दूसरी जगह चला गया, मतलब वो E1 में था, वो एक्साइट हो गया और वो E4 में चला गया। मतलब ये जो उसकी स्टेट थी, ये कौन सी स्टेट थी बच्चों? एक्साइटेड स्टेट थी। कौन सी थी? एक्साइटेड। और जब वो यहाँ पे था तो ये कौन सी स्टेट थी उसकी? ग्राउंड स्टेट पे, मतलब जमीन पे था। पहले तो वो जमीन पे ही था भाई, पहले तो मैं जमीन पे ही थी, मेरे पास पैसा ही नहीं था। जब मेरे पास पैसा आ गया तो मैं एक्साइटेड हो गई, मतलब मैं ग्राउंड स्टेट से लेके मैं एक्साइटेड स्टेट पे चली गई। मतलब बच्चों आपको ये बात यहाँ क्लियर होगी कि अगर हम E1 की बात कर रहे हैं तो E1 की ये वाली जो स्टेट है ये ग्राउंड स्टेट है। जब वो एक्साइटेड हो गए E2 में जाएगा, E3 में जाएगा, E4 में जाएगा, तो ये तीनों लेवल उसकी एक्साइटेड लेवल होगी। अगर मैं E2 वाली इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगी तो E2 उसकी ग्राउंड स्टेट रहेगी। जब वो एक्साइटेड होगा, अगर वो E3 में, E4 में जाना चाहेगा तो वो उसकी एक्साइटेड लेवल होगी। मतलब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी it get excited. Excitations means when electron absorb energy it get excited and go to the excited state. Go to the excited state. अब बच्चों हम बात करते हैं एनर्जी की। अब चेंज इन एनर्जी मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, डेल्टा E दैट इज चेंज इन एनर्जी। अब हम अगर फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 लिख देती हूँ, फर्स्ट शेल, ओके, n इज इक्वल टू 1 दैट इज फर्स्ट शेल। अगर मैं बच्चों फर्स्ट शेल की बात कर रही हूँ तो क्या हो गया कि E1 कहाँ चला गया? E4 में चला गया। मतलब E1 जो है वो एक्साइटेड होके कहाँ चला गया बच्चों? वो एक्साइटेड होके चला गया E4 में। मतलब उसकी एक्साइटेड एनर्जी कितनी हो जाएगी? E4 माइनस E1। अब जैसे मेरे पास 500 रुपये थे और मैं 2000 रुपये की शॉपिंग करने चली गई, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? 2000 में से 500 माइनस करने पड़ेंगे। तो सेम एक्साइटेड स्टेट माइनस ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ आपको समझ में आ गया कि जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो फर्स्ट ऑर्बिट से लेके अनदर ऑर्बिट में रोटेट होता है।
मतलब रुदरफोर्ड साहब ने जो कहा था कि वो रोटेट होते 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 न्यूक्लियस में चला जाता, तो बोर ने क्या कहा कि नहीं, वो अपने पाथ पे ही घूमता है। हाँ, वो एक्साइटेड होके मे बी अपनी पाथ चेंज करेगा, मतलब फर्स्ट शेल से सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, लेकिन वो पूरे शेल में ही सर्कुलर पाथ में घूमेगा। मतलब E1 से एक्साइटेड होके वो E4 में तो गया, लेकिन वो किस तरीके से घूमेगा, इसी तरीके से यहाँ पे घूमेगा, इसी तरीके से वो यहाँ पे घूमेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी पाथ छोड़ के यहाँ घूमेगा, जहाँ मैंने क्रॉस किया वहाँ वो नहीं घूम सकता, क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि वो सर्कुलर पाथ में घूमता है। वो कैसा घूमता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी पाथ नहीं छोड़ेगा, सिर्फ वो ऑर्बिट चेंज करेगा। मतलब इसको अगर एक्सप्लेन करके लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, व्हेन इलेक्ट्रॉन absorb energy, it get transfer from lower orbit to higher orbit, lower orbit to higher orbit। मतलब जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो लोअर से हायर में चला जाएगा। ओके बच्चों, अब यहां देखो, ये हो गया उसका एक्साइटेशन लेवल, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब। मैं लिख देती हूं यहां पे, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब। अब वो एनर्जी लॉस करेगा तो किस में जाएगा, आ गया आपका आंसर आ गया, वो किस में जाएगा, डी एक्साइटेशन में जाएगा। मतलब अगर मैं फिफ्थ वाला पोस्टुलेट बता रही हूं बोर साहब का, तो उन्होंने क्या बताया, फिफ्थ में डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां क्या होगा बच्चों, आपको समझ में आ गया, यहां क्या होगा कि जब वो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, पहले तो एक्साइटेशन में एब्सॉर्ब किया था, अब वो लॉस करेगा। अगर वो लॉस करता है तो वो फिर से अपने लेवल में वापस आ जाएगा। बाबूराव गणपतराव आपटे, पैसा मिल रहा, पैसा मिल रहा, पैसा डबल हो रहा, मैं एक्साइटेड हो गई, पैसा डबल हो गया, मेरे पास बहुत पैसा आ गया, मतलब मेरे पास 500 थे, सैलरी हो गई 10,000 आ गए, वाओ आई एम सो गेट एक्साइटेड। अब क्या हो गया, अरे मैंने तो पूरे 10,000 रुपये खर्चा कर दिए, अब मैं फिर से वापस अपने स्टेट पे आ गई, वही जहाँ पे मेरी ऑलरेडी पोजीशन थी, मैं वहाँ वापस आ गई। हेरा फेरी पिक्चर देखा आपने, फिर हेरा फेरी, जो अक्षय कुमार रहते हैं वो बहुत एक्साइटेड होते हैं पैसों को लेके, उनको बहुत पैसे, फिर उसको कोई तो भी ठग लेता है और उनके पैसे जो बढ़ने वाले थे वो कम हो जाते हैं। उसी तरीके से हमारे जो इलेक्ट्रॉन थे E1, वो एक्साइटेड होके E4 में चला गया क्योंकि उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, लेकिन जब उसने एनर्जी को लॉस कर दिया तो वो एक्साइटेड स्टेट से लेके अपने स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट से लेके वो अपने स्टेट में चला गया। मतलब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, when electrons loss energy, electron loss energy, it get what, ground excited state to ground state, it get written from excited state to ground state। ओके बच्चों, मतलब when electron loss energy, it travel from higher orbit to lower orbit।
क्यों? क्योंकि उसने अपनी एनर्जी को लॉस कर लिया, मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर में आ गया, मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ गया। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो एक्साइटेड होता है, जब एनर्जी लॉस करता है तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, मतलब वो ग्राउंड स्टेट पे आता है। अब बच्चों मानो कि एक वैल्यू हम लेते हैं। ओके, अब इसकी जो एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू थी बच्चों वो मानो 40 है, ठीक है। और ग्राउंड स्टेट पे मतलब अगर ये शेल को मैंने इस तरीके से कर दिया कि 10, 20, 30 और 40, ठीक है। अब वो E4 से E1 में आ गया, मतलब वो 40 से लेके 10 में आ गया। तो उसने अपनी कितनी एनर्जी लॉस की बच्चों? 30 एनर्जी उसने लॉस की। अब ये लॉस वाली एनर्जी गई कहाँ? समझने वाली बात है भाई। हाँ, अब मेरे पास 500 रुपये ऑलरेडी थे, अब मैंने 1500 रुपये की 2000 रुपये मेरे पास आए, मैंने 1500 रुपये की उसमें से शॉपिंग कर ली, तो 500 रुपये तो ऑलरेडी मेरे पास अपने हैं। अब वो 1500 रुपये तो शॉपिंग में चले गए, है ना, शॉपिंग में चले गए। अब उसी तरीके से E4 एक्साइटेड स्टेट में उसके पास एनर्जी 40 थी और ग्राउंड स्टेट में वो 10 में आ गया, तो उसने अपनी कितनी एनर्जी लॉस कर ली? 30 एनर्जी उसने अपनी लॉस कर ली। अब ये लॉस वाली जो एनर्जी है ये गई कहाँ पे? अब ये लॉस की हुई जो एनर्जी है बच्चों वो गई कहाँ पे? वो कन्वर्ट हो गई EM वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। मतलब अभी देखो कि जो लाइट जलता है वो हमको दिखता है, वो क्यों दिखता है? क्योंकि वो विजिबल फॉर्म में है, क्योंकि वो विजिबल स्पेक्ट्रम में है। मतलब हम अगर विजिबल स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं बच्चों, तो मानो कि यहाँ पे गामा रेज है, ठीक है, यहाँ पे मानो गामा रेज है जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे मानो माइक्रोवेव्स है जो जिसकी वैल्यू 100 है, और यहाँ पे 30 पे कहीं तो भी विजिबल स्पेक्ट्रम है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है बच्चों, तो ये जो 30 वाला हमको दिख रहा है ये कहाँ आ रहा है? इस एनर्जी लेवल में आ रहा है, इसलिए हमको ये जो लाइट है ये दिख रही है। मतलब कि ये जो एनर्जी जो वो लॉस कर रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो रही है। वो गामा से लेके माइक्रोवेव्स के रेंज में जितने भी स्पेक्ट्रम आते हैं सब में वो कन्वर्ट हो गई है। इसीलिए लाइट जो है वो हमको दिखती है, हमारी आँख से वो दिखती है, क्योंकि वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस करता है तो फिर ये समझाने वाली वैल्यू है बच्चों, दैट इज नॉट एग्जैक्ट। ओके, तो ये जो वैल्यू है ये हमको देखना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ आ रही है, और ये जहाँ आ रही है वो वाला जो पार्ट है, वो वाला जो गामा से लेके माइक्रोवेव्स वाला जो रेडिएशन है उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ट्रैवल होने लगेगा, और अगर उसने एनर्जी को लॉस कर लिया तो वो हायर से लेके लोअर में वापस आ जाएगा। तो ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है उसको आप नोट डाउन कर लो, हम फिर से इसका आगे वाला पोर्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया है ये सब चीज़ें जो मैंने अभी यहाँ पे बताई हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, हम आगे और पढ़ने वाले हैं। हाँ तो बच्चों आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है 5 पॉस्टुलेट। अब हमको एक लास्ट वाला पॉस्टुलेट देखना है, दैट इज पॉस्टुलेट नंबर 6। वो जो पॉस्टुलेट था वहीं पे बोर्स की जो थ्योरी थी वो
फेल हो गई, क्योंकि वो 6 नंबर का पोस्टुलेट आया कैसे वो उन्हीं को नहीं समझा, वो उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। जिस तरीके से रुदरफोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसी तरीके से बोर्स ने ये 6 नंबर का जो उनका पोस्टुलेट है उन्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आई थिंक कि आपने यहाँ पे ये चीज़ें नोट डाउन कर ली होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब हम लास्ट वाला पोस्टुलेट देखने वाले हैं, दैट इज पोस्टुलेट नंबर 6, जिसमें बोर की जो थ्योरी थी बच्चों वो यहाँ पे फेल हो गई। बोर की जो थ्योरी थी बच्चों वो यहाँ पे फेल हो गई। तो चलो एकदम इंटरेस्टिंग वाला पोस्टुलेट है ये, पोस्टुलेट नंबर 6। देखो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अपने 6 वाले पोस्टुलेट में कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब आपको नया लग रहा होगा, कुछ नहीं, बहुत इजी है, मैं समझा देती हूँ। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो N है दैट इज नंबर ऑफ शेल, मतलब कौन सा शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दैट इज N। H प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई की वैल्यू आपको पता है। ओके, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे बोर्स की थ्योरी फेल हो गई। अब देखो यहाँ पे एक बात, एंगुलर मोमेंटम में एटम के अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है उसका इलेक्ट्रॉन्स के जो डिस्टेंस है वो r है, हमने पहले ही देखा, और उसका मास m है, और वो सर्कुलर पाथ में घूमता है v वेलोसिटी के साथ। इलेक्ट्रॉन जो है उसका न्यूक्लियस से जो मास है वो r है, जो डिस्टेंस है वो r है, दैट इज डिस्टेंस r, एंड उसका जो मास है वो m है, और वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमता है विथ वेलोसिटी ऑफ v। तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो आएगा बच्चों, इसका एंगुलर मोमेंटम जो आएगा बच्चों, दैट इज m इंटू v इंटू r, m इंटू v इंटू r, ये आ जाएगा इसका एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे अगर आप पोस्टुलेट नंबर 6 पढ़ रहे हो तो बोर ने क्या कहा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब mvr इज इक्वल टू क्या आ रहा है, NH अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई। इन्होंने कहा कि mvr की वैल्यू और NH अपॉन 2 पाई की वैल्यू इक्वल आ रही है। अब भाई ऐसा क्यों आ रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता, इसीलिए इनकी थ्योरी यहाँ पे फेल होगी। ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे खुद को भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसको किसने एक्सप्लेन किया, इसको एक्सप्लेन किया फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट ने, फिजिक्स बाबा, दैट इज आइंस्टाइन साहब ने। उनको तो आदत ही थी हर किसी के इसमें घुसने की, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसका कहाँ फेल हो गया, जो जहाँ फेल हो गया वहाँ से मैं चालू कर देता हूँ, है ना। तो आइंस्टाइन ने यहाँ से समझाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बोर ये चीज़ नहीं समझा पाए। मतलब बच्चों कि यहाँ देखो, अगर हम कुछ वैल्यूज को अगर मैं लिख देती हूँ, मानो कि h की वैल्यू हम लिख देते हैं 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34, पाई की वैल्यू 3.14, मतलब यहाँ आप डालो, और n मानो अपना फर्स्ट शेल है, n मानो फर्स्ट शेल है। ओके, तो यहाँ पे 1 इंटू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 2 इंटू 3.14, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 3 टू ज़ा 6, मतलब इसको भी हम लगभग 6 मान लेते हैं, तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 10 की पावर 34। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो वैल्यू आ रही है यही वैल्यू MVR की आ रही है, मतलब यही वैल्यू
इधर भी आ रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे खुद को भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए इनका 6 नंबर का जो पोस्टुलेट है वहां से इनकी थ्योरी फेल हो गई। तो आज हमने पूरे 6 पोस्टुलेट कंप्लीट किए हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट में हमने क्या देखा था कि यस, रुदरफोर्ड ने जो कहा था सही है कि न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है एटम में। सेकंड, उन्होंने क्या कहा था कि हाँ यस प्रेजेंट तो है, लेकिन वो रैंडमली रिवॉल्व नहीं कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ में स्पेसिफिक रेडियस पे स्पेसिफिक एनर्जी के साथ स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ रोटेट हो रहा है। थर्ड, हमने क्या देखा था कि उसका डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो इट गेट एक्साइटेड और इट ट्रांसफर्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, और जब डी एक्साइटेशन हो जाता है मतलब एनर्जी को जब वो लॉस करता है तो वो उसी तरीके से अपने ऑर्बिट में वापस आ जाता है, मतलब हायर टू लोअर। और लास्ट वाला क्या था कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2π। ओके स्टूडेंट, तो हम फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए यही तक।